बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम लोग शुरू करें डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स के समराइज वीडियोस। अगर आप लोगों के पास डॉक्टर नजीब की सब्सक्रिप्शन है, उसकी ऐप मौजूद है, वहां जाएं। सबसे पहली जो मैं प्लेलिस्ट शुरू कर रहा हूं वो है ब्लड फिजियोलॉजी, वो खोलें। उसके अंदर सारी सीक्वेंस वाइज जो बड़ी वीडियोज़ हैं उसकी मैं प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ। और आज जो पहली वीडियो मैं लेके चल रहा हूँ ब्लड फिजियोलॉजी के अंदर, वो 56 मिनट्स वाली है और उसका टॉपिक है बोन मेरो एंड हीमेटोपोइसिस। मैंने इस वीडियो की आप लोगों को आज समरी बतानी है। अच्छा जी, समरी शुरू करते हैं। सबसे पहले हीमेटोपोइसिस की डेफिनेशन ये आप सब लोग अपने पास लिख लें। याद रखिएगा, हीमेटोपोइसिस इज अ प्रोसेस इन विच द ब्लड सेल्स मेक्स RBCs, WBCs and platelets from hematopoietic stem cells are called hematopoiesis। बात क्लिक हो गई। अच्छा जी, आगे डॉक्टर नजीब कहते हैं कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ। एम्ब्रियोनिक लाइफ से शुरू करते हैं कि हमें ये पता हो कि हीमेटोपोइसिस का जो प्रोसेस है शुरू कहां से होता है। ठीक हो गया, इधर आ जाएं जी। ये मेरे पास क्या है, यॉर्क सेक। याद रखिएगा, ड्यूरिंग third week of gestation, during third week of gestation there are certain stem cells in the yolk sac। yolk sac के अंदर कुछ स्टेम सेल्स पाए जाते हैं। यहां तक भी बात क्लिक होगी। अब इसके बाद डॉक्टर नजीब जो है स्टेम सेल्स की एक्सप्लेनेशन में जाता है कि स्टेम सेल्स क्या चीज है। मैं आपको स्टेम सेल का लबे लुबाब बताता हूं, खुलासा बताता हूं। स्टेम सेल्स याद रखिएगा ऐसे सेल्स होते हैं जिनका एक ग्रुप फ्यूचर का मैच्योर प्रोडक्ट बना देता है और इन्हीं स्टेम सेल्स का दूसरा ग्रुप मेंटेन इट्स ओन पॉपुलेशन। सच टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड स्टेम सेल्स। एग्जांपल लेते हैं स्टेम सेल्स की, जल्दी से इधर आ जाएं। ये मेरे पास बोन मेरो सेल का एक स्टेम सेल है, ठीक है, ये वाला जो एसिमेट्रिकली डिवाइड हो रहा है। अब डेफिनेशन पे आप लोगों ने उसकी डेफिनेशन को यहां फिट करना है कि उसका एक ग्रुप फ्यूचर का मैच्योर प्रोडक्ट बना दिया, कौन सा, एरिथ्रोब्लास्ट, और इसी स्टेम सेल का दूसरा ग्रुप मेंटेन इट्स ऑन पॉपुलेशन। तो ये क्या है, स्टेम सेल। स्टेम सेल्स की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब याद रखिएगा, ये जो फ्यूचर का मैच्योर प्रोडक्ट बना एरिथ्रोब्लास्ट, ये स्टेम सेल नहीं है हमारे पास। ये फ्यूचर में जाके फर्दर अपना जो डिजायर इसका प्रोडक्ट होगा वो बना देगा। जैसे एरिथ्रोब्लास्ट किसके अंदर कन्वर्ट होता है, ऑल कन्वर्टेड टू RBCs, लेकिन ये हमारे पास स्टेम सेल नहीं है क्योंकि इसके अंदर सेल्फ रिन्यूअल वाली प्रॉपर्टी नहीं है। बात क्लिक हो गई। स्टेम सेल को हम लोगों ने समझ लिया क्या चीज है। जल्दी से वापस इस कहानी पे आ जाए। कहानी क्या थी कि ड्यूरिंग थर्ड वीक ऑफ गेस्टेशन सर्टेन स्टेम सेल्स अपीयर इन द यॉर्क सेक। अब डॉक्टर नजीब ये कहते हैं कि देयर आर सर्टेन अदर एरियाज जिसके अंदर भी स्टेम सेल्स अपीयर हो जाते हैं थर्ड वीक के अंदर ही, जैसे मीजोडर्म ऑफ एओर्टा, मीजोडर्म ऑफ गोनेड्स और मीजोडर्म ऑफ मीजोनेफ्रॉन्स। इनके अंदर भी हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स पाए जाते हैं थर्ड वीक ऑफ गेस्टेशन के दौरान। बात क्लिक होगी। अब यही जो स्टेम सेल्स हैं ये माइग्रेट करते हैं टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू ड्यूरिंग थर्ड मंथ, ठीक है, थर्ड मंथ ऑफ गेस्टेशन दीज स्टेम सेल्स मूव टू द लिवर। ठीक है, यही स्टेम सेल्स कहां मूव कर जाते हैं, लिवर के अंदर। ये मेरे पास लिवर है, ये स्प्लीन है, ये लिम्फ नोड्स हैं और ये सारे का सारा बोन मेरो है। अब थर्ड मंथ के दौरान यही स्टेम सेल्स मूव कर जाते हैं कुछ लिवर को, कुछ मूव कर जाते हैं स्प्लीन के अंदर और कुछ लिम्फ नोड्स के अंदर मूव कर जाते हैं। अब तीसरा मंथ चल रहा है एम्ब्रियोनिक लाइफ का। हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स कहां कहां है, यॉर्क सेक के अंदर, मेसोडर्म ऑफ एओर्टा, गोनेड्स एंड मेसोडर्म ऑफ मीजोनेफ्रॉन्स, लिवर, स्प्लीन और लिम्फ नोड्स। अब ड्यूरिंग फोर्थ मंथ, ठीक है, फोर्थ मंथ के अंदर अब यही स्टेम सेल्स कहां जाते हैं, बोन मेरो के अंदर, बोन मेरो के अंदर, और यहां इन स्ट्रक्चर्स के अंदर भी पाई जाते हैं स्टेम सेल्स। तो फोर्थ मंथ से अपवर्ड अप टिल बर्थ हीमेटोपोइसिस का प्रोसेस कहां कहां हो रहा होगा, यॉर्क सेक के अंदर, इनके अंदर लिवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स और बोन मेरो के अंदर हो गई होगा। अब समरी, डॉक्टर नजीब भी जैसे समरी बताते हैं। समरी क्या कि थर्ड वीक ऑफ गेस्टेशन स्टेम सेल्स कहां कहां थे, यॉर्क सेक, मेसोडर्म ऑफ एओर्टा, मेसोडर्म ऑफ गोनेड, मेसोडर्म ऑफ मीजोनेफ्रॉन्स। यहां से थर्ड मंथ में कहां गए, अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, लिवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स। फिर फोर्थ मंथ के दौरान ये बोन मेरो के पास चले गए।
अब जब अभी हमारी बर्थ नहीं हुई, टिल बर्थ ये हेमेटोपोइसिस का प्रोसेस इन सब जगहों पे होगा, लेकिन जो बात मैं यहां एम्फसाइज करना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं, जैसे ही बर्थ हो गई बेबी की, जैसे ही बेबी पैदा हो गया तो सारे का सारा ये जो हेमेटोपोइसिस का प्रोसेस है ये सिर्फ और सिर्फ बोन मेरो के अंदर होगा। बात क्लिक हो गई? तो न्यू बॉर्न और फुल टर्म बेबी के अंदर हेमेटोपोइसिस का प्रोसेस कहां पे होगा? सारे का सारा इस बोन मेरो के अंदर होगा। अब जल्दी से आगे आ जाए, कॉन्सेप्ट बता रहा है डॉक्टर नजीब, एक्टिव बोन मेरो क्या होता है और इनएक्टिव बोन मेरो क्या होता है। एक्टिव बोन मेरो को हम लोग कहते हैं रेड बोन मेरो, इनएक्टिव बोन मेरो को हम लोग कहते हैं येलो बोन मेरो। अब ये जो रेड बोन मेरो है ये किन खसूसियात की वजह से रेड है, वो खसूसियात मैं बता देता हूं, याद रखना। दे आर हाईली वास्कुलर, ठीक है, दे आर हैविंग a lot of hematopoietic cells and there are also a lot of all the stem cells. These characteristics make the bone marrow red. क्लिक हो गई? अब येलो बोन मेरो पे आते हैं, तो येलो बोन मेरो इज इनएक्टिव बोन मेरो। इन सच बोन मेरो these are populated with a lot of fat cells. A lot of fat cells की चादर इनके ऊपर आ जाती है। और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक येलो बोन मेरो की क्या है कि इसके अंदर हेमेटोपोइटिक जो स्टेम सेल्स हैं उसकी क्वांटिटी लेस होगी, ठीक है, लेस हेमेटोपोइटिक सेल्स। अब आगे आ जाए, अब जैसे मैंने आपको बताया बेबी पैदा हो गया, सारे का सारा बोन मेरो क्या है जी? रेड है। एज बेबी बोर्न ऑल बोन मेरो इज रेड। अब जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज करती जाती है तो याद रखना ये जो रेड बोन मेरो है ओनली रिटेन्स इन द मेम्ब्रेनियस बोन, ऐसी बोन जो मेम्ब्रेनियस ऑसिफिकेशन से बनी हो जिसको हम लोग डर्मल बोन्स भी कहते हैं। इस पे मेरी अलग सी वीडियो मौजूद है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, आप जाके देख सकते हैं कि मेम्ब्रेनियस बोन्स कौन सी होती हैं। ठीक हो गया? तो जैसे जैसे एज इंक्रीज करती है रेड बोन मेरो जो एक्टिव बोन मेरो जिसके अंदर हेमेटोपोइसिस का प्रोसेस होगा किसके अंदर सिर्फ रिटेन करेगा? मेम्ब्रेनियस बोन्स के अंदर। बात क्लिक होगी? अब आगे आ जाए, अब यहां आगे डॉक्टर नजीब ये बता रहे हैं, अब एक एबनॉर्मल कंडीशन बता रहे हैं। अब अगर हमारी बर्थ हो गई फिर तो ये कंफर्म है, मस्ट है कि हेमेटोपोइसिस का प्रोसेस कहां पर हो? बोन मेरो के अंदर। लेकिन इफ देयर इज एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस, बर्थ के बाद भी एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस का क्या मतलब? बर्थ के बाद भी अगर हेमेटोपोइसिस का प्रोसेस हमारे लिवर के अंदर, स्प्लीन के अंदर, लिम्फ नोड्स के अंदर पाया जाए तो ये एबनॉर्मेलिटी होगी, ठीक है, ये एबनॉर्मेलिटी होगी। लेकिन इसके अंदर भी एक कंडीशन है, अगर प्री मैच्योर बर्थ हो जाए, अगर टाइम से पहले बर्थ हो जाए तो फिर कुछ ट्रेसेस पाए जाते हैं हेमेटोपोइसिस के, मे हैव सम सिग्निफिकेंट हेमेटोपोइटिक एक्टिविटी इन द लिवर, लिवर के अंदर सम अमाउंट ऑफ ट्रेस पाया जाएगा कि हेमेटोपोइसिस का प्रोसेस लिवर के अंदर भी पाया जाए। दोबारा से समरी बताते हैं, ये सारी चीजें रिकॉल करते हैं कुछ सेकंड्स के अंदर। पहले देखिए यॉर्क सेक था, यॉर्क सेक के बाद मेसोडर्म ऑफ एओर्टा, मेसोडर्म ऑफ गोनेड्स, मेसोडर्म ऑफ मेसोनेफ्रॉन्स, उसके बाद लिवर के पास स्टेम सेल्स गए, फिर आगे बोन मेरो के पास। अब बोथ बोन मेरो एंड लिवर कीप ऑन हेमेटोपोइसिस अंटिल बर्थ। ठीक होगी? आफ्टर बर्थ सारे का सारा हेमेटोपोइसिस का प्रोसेस बोन मेरो के अंदर पाया गया। अब अप टू प्यूबर्टी ऑल बोन मेरो रेड, ये बात ऑल बोन मेरो रेड, लेकिन हेमेटोपोइसिस स्टॉप्स इन द लॉन्ग एंड द पेरिफेरल बोन। जल्दी से इधर आ जाए, जब हमारी एज 18 हो जाए या हम लोग 18 से अबव हो जाए तो हेमेटोपोइसिस का प्रोसेस सिर्फ दो जगहों पे रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, एक एक्सियल स्केलेटन के अंदर, दूसरा प्रॉक्सिमल एंड ऑफ ह्यूमरस एंड फीमर, और इसी को हम लोग रेड बोन मेरो कहते हैं। बात क्लिक हो गई? आगे आ जाएं जी, एक्सियल स्केलेटन के अंदर कौन कौन सी बोन्स आती हैं, और ये जो हेमेटोपोइसिस का प्रोसेस है सेंट्रल बोन्स के अंदर पाया जाता है या मेम्ब्रेनियस बोन्स। ठीक हो गया? एक्सियल स्केलेटन के अंदर एग्जांपल क्या है जी? बोन्स की स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, लिमिटेड टू जस्ट सैक्रम रीजन, ऑल्सो प्रेजेंट इन द रिब्स, हिप बोन, ह्यूमरस एंड फीमर। यहां ये बात आगे ये बता रहे डॉक्टर नजीब कि अगर हमारी 20 साल एज हो गई तो हमारा 50% बोन रेड बोन में होगा और 50% बोन क्या? येलो बोन में होगा। आगे जल्दी से इधर आ जाए, एक सीवियर कंडीशन बताई हुई है हेमोलिसिस की। हेमोलिसिस क्या होता है? हेमोलिसिस हम कहते हैं आरबीसीज डिस्ट्रॉयड वेरी इमीडिएटली। ये वाली बात अभी आप लोग आप सब अपने पास ये वाली बात लिख लें कि इफ देयर इज नीड ऑफ एक्सेसिव हेमेटोपोइटिक एक्टिविटी देन द येलो बोन मेरो हैज कैपेसिटी टू बी रीएक्टिवेटेड एंड इट मे कन्वर्टेड इनटू रेड बोन मेरो। अगर हमें हेमेटोपोइटिक एक्टिविटी चाहिए होगी तो ये जो येलो बोन मेरो है ये दोबारा रीएक्टिवेट हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? रेड बोन मेरो के अंदर। जल्दी से इधर आ जाए, सीवियर हेमोलिसिस के अंदर कंडीशन बता दी, आरबीसीज वेरी इमीडिएटली डिस्ट्रॉयड होते हैं। अब इस हेमोलिसिस के अंदर दो मेन कंडीशंस होती हैं, कौन कौन सी? शॉर्टन लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसीज, आरबीसीज का जो लाइफ स्पेन है वो कम हो जाता है, आरबीसीज लॉस्ट एट वेरी रैपिड रेट, बहुत जल्दी इमीडिएटली आरबीसीज डिस्ट्रॉयड होते हैं। अब हम लोग थोड़ी सी नजर दोहरा देते हैं अपने नॉर्मल प्रोसेस पे। नॉर्मल क्या प्रोसेस है कि रेड बोन मेरो प्रेजेंट इन एक्सियल स्केलेटन, मेम्ब्रेनियस बोन्स या लॉन्ग बोन्स। बात क्लिक हो गई? अब
ये तो बनाती है क्या, इनफ आरबीसीज बनाती हैं, ठीक है, लेकिन जब सीवियर हीमोलिसिस होगी तो दे मे नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस इनफ आरबीसीज टू कंपनसेट एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। बात क्लिक होगी तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा कि येलो बोन मेरो स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू रेड बोन मेरो, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सपेंशन प्रोसेस ऑफ रेड बोन मेरो। अब अगर एक्सपेंशन प्रोसेस ऑफ रेड बोन मेरो होगा तो याद रखिएगा इधर एक मजे का क्लिनिकल पॉइंट स्कल की एक्सरे का डॉक्टर नजीब ये बताता है कि व्हेन एक्सेसिव एरिथ्रोपोइसिस आरबीसीज की प्रोडक्शन जल्दी बनेगी तो बोन मेरो एक्सपेंड्स ऑल ओवर द बॉडी एंड आल्सो एक्सपेंड्स विद इन द स्कल। तो स्कल बोन मेरो एक्सपेंड्स टू मच। अगर हम लोग स्कल की बोन का एक्सरे ले लें तो याद रखिएगा यहां पे है जो स्कल की बोन है इसके अंदर एक आउटर टेबल होता है जो थिक होता है, और जो एक इनर टेबल होता है वो थिनर और मोर ब्रिटल होता है। इनर टेबल जल्दी से टूट सकता है और आउटर टेबल मोर थिकर होता है। बात क्लिक होगी, ये आउटर टेबल, ये इनर टेबल, और ये मेरे पास रेड बोन मेरो है और ये स्पिक्यूल्स या ट्यूबरकल्स हैं। अब अगर रेड बोन मेरो की एक्सपेंशन का प्रोसेस होगा तो देखिए रेड बोन मेरो एक्सपेंड करते 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 यहां पे आ जाएगा, तो बाहरी जो आउटर टेबल है इट बिकम्स मोर थिनर, ठीक है। तो ये नीचे वाली डायग्राम देखिए, आउटर टेबल बिल्कुल खत्म हो चुका है और ये जो ट्यूबरकल या स्पिक्यूल्स हैं ये हमें नजर आ रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेयर ऑन अपीयरेंस इन दोज एक्सरेज वेयर रेड बोन मेरो इज एक्सपेंडिंग रैपिडली। बात क्लिक होगी। आगे डॉक्टर नजीब ये बता रहा है कि रेड बोन मेरो की कुछ खसूसियात है, अगर वो बिल्कुल आइडियल हो जाए तो रेड बोन मेरो 8 to 10 टाइम्स मजीद अच्छा काम करेगा। कौन सी हैं? व्हेन बोन मेरो इज डूइंग इट्स बेस्ट टू प्रोड्यूस एरिथ्रोपोइसिस, कंडीशंस क्या है कि ऑल बोन मेरो सेल नॉर्मल, ऑल द ग्रोथ फैक्टर्स आर एक्टिवेटेड एंड परफेक्ट, ऑल न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिल रही हो, तो आरबीसी प्रोडक्शन 8 to 10 टाइम्स इंक्रीज एज कंपेयर टू नॉर्मल। आगे ये बता रहा है कि यही जो बोन मेरो है लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी के अंदर और ऑलमोस्ट साइज और वेट के लिहाज से इक्वल है हमारे लिवर के। अब आगे एक्सप्लेनेशन मैं ये वाली जगह रेस करके आपको बताता हूं। चलते हैं जी डिटेल ऑफ हिमेटोपोइसिस के ऊपर। ये सारे का सारा मेरे पास क्या है, बोन मेरो, ये है जी पेरिफेरल सर्कुलेशन। अब यहां हमारे पास एक प्यारा सा क्वेश्चन है कि हाउ फिनिशिंग प्रोडक्ट्स इवेंचुअली गोज टू पेरिफेरल सर्कुलेशन। बोन मेरो का जो प्रोडक्ट बनता है वो पेरिफेरल सर्कुलेशन के अंदर कैसे जाता है। बात हम लोग कर रहे थे हिमेटोपोइसिस की। अब बोन मेरो के अंदर हिमेटोपोइसिस शुरू कहां से होता है, वो कॉम्पल क्या चीज है, पहला किस चीज से शुरुआत इसकी होती है। तो याद रखिएगा यहां मेरे पास है प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। जो पहला स्टेम सेल है वो क्या है, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। इधर लगाएं, ये है मेरे पास क्या, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। ये पहला ऐसा स्टेम सेल है जिससे हिमेटोपोइसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अच्छा, यहां हमारे पास दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं मेन, एक टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स, दूसरा प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। ये जो टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स है इट मेक्स ऑल टिश्यू ऑफ द बॉडी, लेकिन जो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स है ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के अंदर कन्वर्ट होता है। यहां तक भी बात क्लिक होगी। अच्छा जी, अब हमने ये कहा कि हिमेटोपोइसिस का प्रोसेस कहां से स्टार्ट होता है, यही जो फर्स्ट स्टेम सेल है जिसको हमने प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल ऑफ बोन मेरो कहा हुआ है, ये फर्दर डिवाइड होकर ये सारे प्रोडक्ट देते हैं। ये मेन दो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स में डिवाइड होता है। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स दो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स के अंदर डिवाइड होता है। एक पहला मल्टीपोटेंट स्टेम सेल क्या है, कॉमन लिम्फॉइड स्टेम सेल। क्या है, कॉमन लिम्फॉइड स्टेम सेल। दूसरा मल्टीपोटेंट जो स्टेम सेल है वो है कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल। यहां तक भी बात क्लिक होगी। अब सबसे पहले हम लोग ये कॉमन लिम्फॉइड स्टेम सेल की एक्सप्लेनेशन में जाते हैं। ठीक हो गया। ये जो पहला है कॉमन लिम्फॉइड स्टेम सेल, ये फर्दर जाके 3 स्टेम सेल्स के अंदर डिवाइड होता है। अब देखिएगा क्लासिफिकेशन देखिएगा, पहला था प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, ये दोनों थे मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स, और आगे ये वाले आ गए कमिटेड बोन मेरो स्टेम सेल्स। ठीक हो गया। अब ये लोग जो हैं आगे स्पेसिफिक चीज बनाएंगे, ये कमिटेड स्टेम सेल्स हैं बोन मेरो के। बात क्लिक होगी। कॉमन लिम्फॉइड स्टेम सेल्स आगे कमिटेड बोन मेरो स्टेम सेल्स के अंदर डिवाइड हो गए। 3 तरह के कमिटेड बोन मेरो स्टेम सेल्स किसने दे दिए, कॉमन लिम्फॉइड स्टेम सेल ने। पहला हमारे पास आ गया प्रो नेचुरल किलर स्टेम सेल, दूसरा है प्रो टी स्टेम सेल्स, तीसरा है प्रो बी स्टेम सेल्स। ये अभी सारी कहानी बोन मेरो के अंदर हो रही है। बात क्लिक हो गई। अच्छा, अब सबसे पहला वाला लेते हैं जी, प्रो नेचुरल किलर स्टेम सेल्स। यहां से होते हुए पेरिफेरल सर्कुलेशन के अंदर आ गया, इसने बना दिया हमारे पास नेचुरल किलर सेल्स बना दिए। अब डॉक्टर नजीब यहां ये कहता है कि ये जो नेचुरल किलर सेल्स है, व्हाई नॉट इट्स बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। फिर आगे वो ये कहता है कि ये बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स इसलिए नहीं है कि इस नेचुरल किलर सेल्स पे बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का कोई ऐसा मार्क नजर नहीं आ रहा, नो सच मार्क। कैसा मार्क, याद रखिएगा कि बी लिम्फोसाइट्स के पास
CD19 और CD20 के प्रोटीन्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि नेचुरल किलर सेल्स के पास नहीं है। और नेचुरल किलर सेल्स टी सेल्स क्यों नहीं है? क्योंकि टी सेल्स के पास CD3 पॉजिटिव का होना बहुत ज्यादा लाजमी है, जो नेचुरल किलर सेल्स के पास CD3 पॉजिटिव प्रोटीन नहीं है, तो इस वजह से ये नेचुरल किलर सेल्स टी लिम्फोसाइट्स नहीं है। कितनी मजे की बात। अब इसका पहला हम लोग कर चुके, ये सारा पहला था, नेचुरल किलर सेल्स बन गए पेरिफेरल सर्कुलेशन के अंदर। दूसरा प्रो टी स्टेम सेल्स, याद रखिएगा ये पेरिफेरल सर्कुलेशन से होते हुए पहले जाएगा थाइमस के पास। कहां जाएगा? इसको थोड़ा सा जूम करके फोकस कर लें कि ये पहले कहां जाएगा? थाइमस के पास जाएगा। कौन? प्रो टी स्टेम सेल्स थाइमस के पास जाएगा और थाइमस के अंदर ये मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर प्रोडक्ट इधर बन जाएगा। अब टी सेल्स के पास मैंने आपको क्या कहा था? CD3 पॉजिटिव प्रोटीन का होना बहुत ज्यादा लाजमी है, तो थाइमस के पास ऐसा तो कोई और जादू नहीं है, इसने इसी प्रो टी स्टेम सेल को CD3 पॉजिटिव का प्रोटीन दे दिया, तो ये मैच्योर हो गया, वापस पेरिफेरल सर्कुलेशन के अंदर आके इसने क्या बना दिया? टी लिम्फोसाइट। अब यहां इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में जाते हैं हम लोग। अच्छा, अब थाइमस के अंदर जो टी सेल था, यहां इसकी एक्सप्लेनेशन लोग देखते हैं। अब थाइमस के पास जो टी सेल था, थाइमस ने इसको टी सेल को क्या चीज दे दी? CD3 पॉजिटिव प्रोटीन दे दी। क्या दे दी? CD3 पॉजिटिव प्रोटीन। अब यहां टी सेल की दो मेन टाइप्स बनती हैं, दो मेन टाइप्स। अब याद रखिएगा कि वो टी सेल जिसके पास CD3 पॉजिटिव होने के साथ साथ CD4 पॉजिटिव प्रोटीन भी पाया जाए, उसको उस टाइप ऑफ टी सेल को हम कहेंगे टी हेल्पर सेल। और वो टाइप ऑफ टी सेल जिसके पास CD3 पॉजिटिव प्रोटीन होने के साथ साथ CD8 पॉजिटिव प्रोटीन भी हो, उसको हम लोग कहेंगे सी साइटोटॉक्सिक टी सेल। बात क्लिक हो गई। और ये जो CD8 प्रोटीन है पॉजिटिव, ये टी सेल्स के अंदर इम्यूनिटी के अंदर हेल्प करती है। ये बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। अच्छा, अब यहां तक हमने बात कर ली, अब थोड़ी सी इसकी और एक्सप्लेनेशन जाते हैं। बाकी वो वाली चीजें बहुत ज्यादा आसान है, वो हम लोग जल्दी से कर लेंगे, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है टी सेल की क्लासिफिकेशन के लिए। अब आप लोगों ने ये याद रखना है कि यही जो टी सेल्स है, एक टी हेल्पर, दूसरा सी साइटोटॉक्सिक टी सेल है, ठीक है। अब यही जो टी हेल्पर सेल है, ये भी फर्दर दो के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, एक मेन दो टाइप्स, फिर आगे टी हेल्पर की दो टाइप्स, TH1 और TH2। अब याद रखिएगा कि टी हेल्पर जो 1 सेल्स हैं, वो उनका क्या फंक्शन है? बहुत प्यारा फंक्शन है कि वो याद रखना कि मोनोसाइट्स को मैक्रोफेजेस के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अभी से ये बात याद रख लें कि टी हेल्पर 1 कन्वर्ट्स मोनोसाइट्स इनटू मैक्रोफेजेस। आगे आएगा एक्सप्लेनेशन से, आगे आप अच्छे से समझ सकोगे। टी हेल्पर 1 का मेन काम क्या है? इट कन्वर्ट्स मोनोसाइट्स इनटू मैक्रोफेजेस। इसके साथ साथ अगर ये मोनोसाइट्स को मैक्रोफेजेस के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, इसको कुछ प्रोडक्ट्स भी तो चाहिए ना, जो सिक्रीट करे, जो हेल्प करे मोनोसाइट को मैक्रोफेज के अंदर कन्वर्ट होने के लिए। तो इट प्रोड्यूस केमिकल मीडिएटर्स और साइटोकाइन्स व्हिच स्टिमुलेट्स मैक्रोफेजेस। और जो दो मेन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स TH1 बनाता है, उसका जो पहला है, इट प्रोड्यूस गेमा इंटरफेरॉन। TH1 प्रोड्यूस गेमा इंटरफेरॉन प्लस ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर। ये दो प्रोडक्ट्स कौन बनाता है? हमारे पास टी हेल्पर 1 सेल बनाता है। कब बनाता है? जब उसको मोनोसाइट को कन्वर्ट करना हो मैक्रोफेजेस के अंदर। अच्छा, अब याद रखिएगा, स्पेशली व्हेन दे एक्ट अपॉन मोनोसाइट टू कन्वर्ट इनटू मैक्रोफेजेस। अब याद रखिएगा कि यही जो TH1 है, ठीक है, वो जो ये दो प्रोडक्ट सिक्रीट करता है, कौन कौन से? गेमा इंटरफेरॉन और दूसरा है ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर। अब इन दोनों की कंसंट्रेशन पे मोनोसाइट की किस्मत, मोनोसाइट का फेट बांधा हुआ है, इनके साथ इन पे डिपेंडेंट है। अगर याद रखिएगा कि यही जो गेमा इंटरफेरॉन है और इसके साथ दूसरा ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर है, इसकी कंसंट्रेशन लो होगी तो मोनोसाइट कन्वर्ट हो जाएगा मैक्रोफेजेस के अंदर। अब इधर आ जाए, ये मेरे पास TH1 है और ये समझ लें कि इधर ही मेरे पास मोनोसाइट है। अगर गेमा इंटरफेरॉन ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर की कंसंट्रेशन लो है तो वो मोनोसाइट कन्वर्ट हो जाएगा मैक्रोफेजेस के अंदर। अगर उन दोनों की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो मोनोसाइट कन्वर्ट हो जाएगा एपिथेलॉइड सेल्स के अंदर। एपिथेलॉइड सेल्स क्या हैं? जो नॉर्मली हमारे पास ग्रेनुलोमास के अंदर पाए जाते हैं। ग्रेनुलोमा क्या चीज है? ग्रेनुलोमा टिश्यू की इन्फ्लेमेशन को ग्रेनुलोमा कहते हैं। तो कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है किसकी? गेमा इंटरफेरॉन और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर की, यही मोनोसाइट कन्वर्ट हो जाएगा एपिथेलॉइड सेल्स के अंदर। और अगर इन दोनों की कंसंट्रेशन टू मच हाई है तो यही मोनोसाइट कन्वर्ट हो जाएगा ज्वाइंट सेल्स के अंदर। ये बात यहां तक क्लिक हो गई। अब आगे आ जाए, यही TH1 के अंदर मैक्रोफेजेस, एपिथेलॉइड एंड जॉइंट सेल्स प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ गेमा इंटरफेरॉन एंड ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर। यही बात मैं आपको इधर समझा रहा था। अब आ जाए इसकी दूसरी टाइप,
टी हेल्पर की दूसरी टाइप TH2 क्या काम करता है? TH1 का काम क्या था? उसने मोनोसाइट को कन्वर्ट किया मैक्रोफेज के अंदर। अब TH2 का काम यह है कि वो बनाता है, वो कन्वर्ट करता है बी सेल्स को प्लाज्मा के अंदर, और वही फर्दर प्लाज्मा फिर आगे जाके एंटीबॉडीज बना देती है। बात क्लिक हो गई? क्या बात की मैंने कि यही जो TH2 है, इट स्टिमुलेट्स बी सेल्स एंड कन्वर्ट इट इनटू प्लाज्मा सेल। अब इसकी कन्वर्जन के लिए भी इसको भी कुछ प्रोडक्ट्स तो चाहिए, जैसे ऊपर वाले ने गामा इंटरफेरॉन और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर सीक्रेट किया, प्रोड्यूस किया, तो TH2 क्या प्रोड्यूस करेगा? याद रखना, इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 5। इट प्रोड्यूस इंटरल्यूकिन 4 एंड 5। अब ये जो इंटरल्यूकिन 4 है, इट एक्ट्स एज बी सेल्स ग्रोथ फैक्टर, और इंटरल्यूकिन 5 जो है, इट एक्ट्स एज बी सेल्स डिफेंस फैक्टर। ये बी सेल को प्रोटेक्ट करेगा। इन दोनों का फंक्शन भी आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, ये दोनों जो है इंटरल्यूकिन 4 और 5 हेल्प बी सेल टू कन्वर्ट इनटू प्लाज्मा, और फाइनली यही प्लाज्मा प्रोड्यूस कर लेता है एंटीबॉडीज को। ये बात अगर आप लोग समझ गए, इस वीडियो का मकसद हल हो गया। थोड़ी सी इस बात को दोबारा रिपीट कर लेते हैं। रिपीट ये कर लेते हैं, TH1 TH2 की बात को ऐसे रिपीट कर लेते हैं कि लेवल ऑफ इंटरफेरॉन गामा की हम लोगों ने बात की थी। अगर लेवल लो है तो यही मोनोसाइट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सुपर एक्टिव मैक्रोफेजेस। अगर लेवल ज्यादा है, यही मैक्रोफेजेस कन्वर्ट हो जाएंगे एपिथेलॉइड सेल्स के अंदर, और यही एपिथेलॉइड सेल्स हमारे पास कहां पाए जाते हैं? ग्रेनुलोमास के अंदर। अब इसकी जगह आप मोनोसाइट्स कह दो या मैक्रोफेजेस कह दो, ठीक है? यही मोनोसाइट या मैक्रोफेजेस कन्वर्ट हो जाएंगे एपिथेलॉइड सेल्स के अंदर। इसी तरह अब कंसंट्रेशन टू मच हाई हो जाए तो यही मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस और एपिथेलॉइड सेल्स फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जॉइंट सेल। इसकी रिवीजन भी हो गई। अब मैंने यहां आपको ये बताया था कि एपिथेलॉइड सेल किस में पाए जाते हैं? ग्रेनुलोमास के अंदर पाए जाते हैं। ग्रेनुलोमास क्या? किसी टिश्यू की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। तो ग्रेनुलोमा के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज पाया जाएगा? टीबी ग्रेनुलोमा की कंडीशन, क्लिनिकल कंडीशन डॉक्टर नजीब यहां लेता है कि इसकी क्या कंडीशन है कि एक्टिव मैक्रोफेजेस, एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस होंगे, एपिथेलॉइड सेल और जॉइंट सेल्स, ये सारे इसके अंदर पाए जाएंगे। इसके साथ साथ एक बात आप लोगों ने ये भी सुनी होगी कि जो TH1 है, इट हेल्प्स इन सेल्यूलर इम्यूनिटी एंड TH2 हेल्प्स इन ह्यूमोरल इम्यूनिटी। कैसे? TH1 की बात आ गई, जहन के अंदर क्या लेके आना है कि मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस वाली बात है। और मैक्रोफेजेस क्या होता है कि यही जो मोनोसाइट्स पेरिफेरल सर्कुलेशन से टिश्यू के अंदर चले जाएं, उसको हम मैक्रोफेजेस कहेंगे, तो वो सेल्यूलर लेवल पे। तो TH1 हेल्प्स इन सेल्यूलर इम्यूनिटी एंड TH2 जो है वो फाइनली देखें प्लाज्मा और एंटीबॉडी बना देता है, तो वो ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो TH1 हेल्प्स इन सेल्यूलर इम्यूनिटी, TH2 हेल्प्स इन ह्यूमोरल इम्यूनिटी। और इसी तरह इसके साथ साथ TH1 हेल्प्स इन ग्रेनुलोमास, ठीक है, वही मोनोसाइट मैक्रोफेजेस वाला काम, और TH2 हेल्प्स इन एंटीबॉडी फॉर्मेशन। ये रिपीटेशन हम लोगों ने यहां कर ली। अगर ये बात समझ ली आप लोगों ने, समझे इस वीडियो का मकसद हल हो गया। आगे आ जाए, इधर आ जाए। अब इसके अंदर कहानी हम लोगों ने कहां पहुंचा दी थी कि कमिटेड बोन मेरो स्टेम सेल्स के अंदर लगे हुए थे। पहली दो टाइप्स हमने देख ली। तीसरी है प्रो बी सेल्स। प्रो बी सेल्स भी बोन मेरो हाउस से होते हुए पेरिफेरल सर्कुलेशन में आएगा और यहां क्या बना देगा? बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल्स बना देगा। अब आगे आए, जब ये बी सेल्स पेरिफेरल सर्कुलेशन से बाहर आएगा, अब वहां पीछे में इतनी बड़ी कहानी कर ली है कि वो जो TH2 था, TH2 का इंटरल्यूकिन 4 और 5 इस पे एक्ट करके इसी बी सेल को प्लाज्मा के अंदर कन्वर्ट कर देगा, और यही प्लाज्मा आगे जाके एंटीबॉडी बना देगा। बातें क्लिक हो रही है ना आप लोगों को? अब इधर वापस अपनी कहानी पे आ जाए। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, मल्टीपोटेंट का कॉमन माइलाइड, कॉमन लिम्फॉइड स्टेम सेल, इसके ये तीनों हम लोगों ने कमिटेड बोन मेरो स्टेम सेल्स देख ली। आगे जाके ये क्या काम करते हैं क्या नहीं करते। अभी दूसरे पे आ जाओ। दूसरा नीचे ये है कि यही प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल कन्वर्ट हो गया दूसरा किसमें? कॉमन माइलाइड स्टेम सेल्स के अंदर, और कॉमन माइलाइड स्टेम सेल आगे जाके हमारे पास फिर कमिटेड स्टेम सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है? कॉमन माइलाइड स्टेम सेल, ऊपर वाला कॉमन लिम्फॉइड था, इसके अंदर आप लोगों ने गलती नहीं करनी। अब यही जो कॉमन माइलाइड स्टेम सेल है, ये फर्दर 3 तरह के कमिटेड स्टेम सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और इसमें जो पहला वाला स्टेम सेल ये फर्दर 3 में डिवाइड होगा। अब देखें, ये जो पहला कमिटेड स्टेम सेल है, ये है इरिथ्रॉइड, मेगाकैरियोइड और बेसोफिलिक। इरिथ्रॉइड, मेगाकैरियोइड और बेसोफिलिक। अब ये फर्दर जाके इरिथ्रॉइड वाला बना देगा कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रॉइड सिस्टम, मेगाकैरियोइड वाला बना देगा कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगाकैरियोइड सिस्टम, बेसोफिलिक वाला बना देगा कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बेसोफिल्स बना देगा। अब याद रखिएगा, ये जो कॉलोनी फॉर्मिंग इरिथ्रॉइड सिस्टम वाला है, ये आगे कन्वर्ट हो जाएगा इरिथ्रोब्लास्ट के अंदर, और यही इरिथ्रोब्लास्ट आगे एक प्रोसेस से होते हुए पेरिफेरल सर्कुलेशन में जाके आरबीसीज बना देगा। कितने मजे की बात। अब ये इरिथ्रोब्लास्ट इधर कुछ प्रोसेसेस से जाएगा, वो प्रोसेसेस मैंने यहां लिखे हैं। ये इरिथ्रोब्लास्ट पहले कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मोब्लास्ट के अंदर, फिर अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, फिर इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, फिर नॉर्मोसाइट, लेट नॉर्मोसाइट, लास्ट में पेरिफेरल सर्कुलेशन के अंदर इट कन्वर्ट्स इनटू रेटिक्यूलोसाइट या आरबीसीज। इरिथ्रोब्लास्ट उन प्रोसेसेस से होते हुए पेरिफेरल सर्कुलेशन के अंदर आया, ये बन गया हमारे पास क्या? आरबीसीज या रेटिक्यूलोसाइट्स। अब याद रखिएगा, इस आरबीसी का साइज हमारे पास 7 to 8 माइक्रोन होता है, और एक जो आरबीसी है इसके अंदर 7 to 8 प्लेटलेट्स आ सकते हैं। आगे प्लेटलेट्स का साइज देख लेना, 1 to 2 माइक्रोन है, वो आगे हम लोग देखेंगे। अच्छा,
अब दूसरे पे आ जाए, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगा कैरियोसाइट सिस्टम आगे मेगा कैरियोब्लास्ट बना देगा जो पेरिफेरल सर्कुलेशन के अंदर आके प्लेटलेट्स बना देगा। आरबीसीज किसने बनाया? इरिथ्रोब्लास्ट ने। प्लेटलेट्स किसने बनाया? मेगा कैरियोब्लास्ट ने। और प्लेटलेट्स 1 to 2 माइक्रोन साइज है, ब्लूइश इन कलर होते हैं। तीसरी टाइप पे आ जाए, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बेसोफिल्स आगे जाके बेसोफिलोब्लास्ट बना देगा और बेसोफिलोब्लास्ट पेरिफेरल सर्कुलेशन में आके आगे हमें क्या दे देगा? बेसोफिल्स दे देगा। अब इधर मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूं। अब बेसोफिल पे जाने से पहले हम लोग एक और सेल्स हैं मास्ट सेल्स, इस पे जाते हैं कि मास्ट सेल्स क्या चीज है। याद रखिएगा कि मास्ट सेल्स आर द डेरिवेटिव ऑफ प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। इधर आ जाए, यहां मैंने ये बात ये भी लिखी हुई है कि मास्ट सेल्स के प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मास्ट सेल्स। अब ये मास्ट सेल्स हैं क्या? इधर आ जाए, मास्ट सेल्स के बारे में पहली बात तो हमने ये कर दी कि मास्ट सेल्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ बोन मैरो सेल। ठीक है, अब याद रखिएगा कि ये जो मास्ट सेल्स हैं दे आर प्रेजेंट इन द कनेक्टिव टिश्यू, अंडर स्किन, अंडर म्यूकोजल लाइनिंग, and they are also concentrated into connective tissue around blood vessels and neurons। ये तो मास्ट सेल्स की इंट्रोडक्शन है कि ये कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं, अंडर म्यूकोजल लाइनिंग, अराउंड ब्लड वेसल एंड न्यूरॉन्स। अब याद रखिएगा कि ये जो मास्ट सेल्स हैं दे आर द सिस्टर ऑफ बेसोफिल्स। ये बात मैं बता रहा था कि मास्ट सेल्स आर द सिस्टर्स ऑफ बेसोफिल्स। व्हाई दे आर कॉल्ड द सिस्टर्स ऑफ बेसोफिल्स? अभी आते हैं हम बेसोफिल्स पे। ये बेसोफिल्स जो है इसकी आउटर कवरिंग पे ऑन सरफेस ऑफ बेसोफिल देयर इज प्रेजेंट रिसेप्टर फॉर एफसी पोर्शन ऑफ आईजीई एंटीबॉडी। ये जो सरफेस पे आप लोगों को नजर आ रहा है इधर एफसी पोर्शन के लिए रिसेप्टर पाए जाते हैं आईजीई एंटीबॉडी के लिए, और ये रिजेंबलेंस है मास्ट सेल्स के साथ। क्यों? कि मास्ट सेल्स आर द सिस्टर ऑफ बेसोफिल्स, दे आल्सो कैरी एफसी रिसेप्टर फॉर आईजीई एंटीबॉडी। वो भी रोल करते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में, बेसोफिल्स भी और मास्ट सेल्स भी रोल करते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर। तो इसीलिए मास्ट सेल्स रिलेट किया हमने बेसोफिल्स के साथ। बेसोफिल्स कैसे बने थे? यही बेसोफिलोब्लास्ट आके बेसोफिल्स इसने पेरिफेरल सर्कुलेशन के अंदर बना दिया था। अब इधर आ जाएं, दोबारा इधर आ जाएं कि कॉमन माइलाइड स्टेम सेल्स की जो दूसरा कमिटेड स्टेम सेल है वो है हमारे पास कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट। जीएम का मतलब ग्रेनुलोसाइट और मोनोसाइट। अब ये फर्दर जाके दो स्पेसिफिक कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है, एक कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइट, दूसरा कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मोनोसाइट। अब याद रखिएगा ये जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइट है ये भी कुछ स्टेप से होते हुए पेरिफेरल सर्कुलेशन में जाके हमें न्यूट्रोफिल्स देगा। बात क्लिक हो गई? पहले ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोमाइलोब्लास्ट, फिर माइलोब्लास्ट, फिर माइलोसाइट के अंदर, और आखिर में जाके पेरिफेरल सर्कुलेशन के अंदर हमें न्यूट्रोफिल्स दे देगा। अभी आप लोगों से कोई पूछे बेसोफिल कैसे बनता है, न्यूट्रोफिल कैसे बनता है, प्लेटलेट्स कैसे बनता है, आरबीसीज कैसे बनते हैं, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट, नेचुरल किलर सेल्स, आप लोग बता दोगे कहानी सारी। ठीक है, अब दूसरे पे आते हैं, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मोनोसाइट कन्वर्ट हो जाएगा मोनोब्लास्ट के अंदर, जो आखिर में पेरिफेरल सर्कुलेशन के अंदर आके हमें मोनोसाइट दे देगा। ये मोनोसाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मोनोसाइट समझे एक पापी है, बाप है एक। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन हम आखिर में करेंगे। अब आ जाए तीसरा जो कमिटेड स्टेम सेल है कॉमन माइलाइड स्टेम सेल का, वो है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इजिनोफिल्स, जो इजिनोब्लास्ट बना देगा और पेरिफेरल सर्कुलेशन में आके ये इजिनोफिल्स बना देगा। तकरीबन हेमेटोपोइसिस के सारे प्रोडक्ट्स हम लोगों ने देख लिए कि कैसे बनते हैं। नेचुरल किलर सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, रेटिकुलोसाइट्स या आरबीसीज देख लिए, प्लेटलेट्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, इजिनोफिल्स, सारे हम लोगों ने देख लिए। अब वही मैंने जो आप लोगों को बात की थी कि ये मोनोसाइट मैं आप लोगों को आखिर में बताऊंगा, ये पापी है, सबका बाप है, कैसे बाप है। ये जो मोनोसाइट्स हैं ये इसी पेरिफेरल सर्कुलेशन से मूव करते हैं टिश्यूज के अंदर, इसी को हम लोग मैक्रोफेजेस कहते हैं। अब क्वेश्चन है हमारे पास कि अंडर व्हाट कंडीशन दीज मोनोसाइट्स शिफ्ट टू टिश्यूज। कुछ कंडीशंस हैं जिसके अंदर सबसे पहली कंडीशन ये है कि ये मोनोसाइट्स टिश्यूज के अंदर जाते हैं अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। दूसरा पॉइंट कि जब व्हेन देयर इज इन्फ्लेमेशन हो ये मोनोसाइट चले जाते हैं टिश्यूज के अंदर। लेकिन जो तीसरा पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब हमारी बॉडी की डेवलपमेंट हो रही होती है, इन अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट सम मोनोसाइट्स मूव देयर। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि सम मोनोसाइट्स शिफ्ट टू सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में शिफ्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज। तो ये मोनोसाइट्स है शिफ्ट हो गए सीएनएस के अंदर, तो वहां इनकी नेमिंग चेंज हो जाती है, इसी को हम लोग माइक्रोग्लिया कहेंगे। यही मोनोसाइट जो अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज में पेरिफेरल सर्कुलेशन से चले गए सीएनएस के अंदर, तो इसको हमने माइक्रोग्लिया कह दिया। अब इसी तरह इधर आ जाए, ये पूरा मैंने आप लोगों के लिए एक चार्ट टाइप बनाया हुआ है, इसको जहन नशीन कर लें। अगर ये जो मोनोसाइट्स हैं ये पेरिफेरल सर्कुलेशन से हटकर किसी और पोजीशन पर चले जाएं तो उनको क्या कहेंगे, उन मैक्रोफेजेस का नाम क्या होगा, ये बात।
यही मोनोसाइट्स अगर सीएनएस में चले गए तो दीज आर कॉल्ड माइक्रोग्लिया और टिश्यू मैक्रोफेजेस इन सीएनएस। टीएम का क्या मतलब है? टिश्यू मैक्रोफेजेस। सीएनएस के अंदर चला गया तो माइक्रोग्लिया या टिश्यू मैक्रोफेजेस इन सीएनएस। अगर यही मोनोसाइट लिवर के अंदर चला गया तो दे आर कॉल्ड कुफर सेल्स। बात क्लिक हो गई? और कुफर सेल्स या टिश्यू मैक्रोफेजेस इन लिवर। यही मोनोसाइट अगर अंडर द स्किन पाए जाएं उसको हम लोग कहेंगे लैंगरहैंस सेल्स या टिश्यू मैक्रोफेजेस अंडर स्किन। यही मोनोसाइट अगर लंग्स के अंदर चले जाएं उसको हम लोग क्या कहेंगे? एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस या टिश्यू मैक्रोफेजेस इन एल्व्यूलर। यही मोनोसाइट्स अगर स्प्लीन या लिम्फेटिक्स में चले जाएं उसको हम लोग कहेंगे हिस्टियोसाइट्स या डेंड्राइट्स सेल्स या टिश्यू मैक्रोफेजेस इन स्प्लीन प्लस लिम्फेटिक्स। यही मोनोसाइट्स अगर किडनी में चले जाएं तो उसको हम लोग कहेंगे मेसेंजियल सेल्स या टिश्यू मैक्रोफेजेस इन किडनी। और यही मोनोसाइट्स अगर बोन के अंदर चले जाएं उसको हम लोग कहेंगे ऑस्टियोक्लास्ट या टिश्यू मैक्रोफेजेस इन बोन। तो ये बहुत बड़ा एक लेक्चर था। डॉक्टर नजीब का पहला लेक्चर हम लोगों ने देख लिया। इंशाल्लाह इसके बाद दूसरे लेक्चर पे जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।